और आज का हमारा इकोनॉमी का जो लेक्चर है वो फाइनली आपके सिलेबस के क्रम के अनुसार शुरू हो चुका है। जिन बच्चों को लगता हो कि अभी तक मैंने आपको जो सिलेबस में सबसे पहली लाइन लिखी हुई थी कि भारत में कृषि के मुद्दे एवं पहल वहां से स्टार्ट क्यों नहीं किया, तो मैं आपसे पहले भी कहा है और अब भी कि अगर आपको इकोनॉमी पढ़ना है तो आप सिलेबस के अनुसार ना चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें जो क्रम है उसके अनुसार चलना रहेगा ताकि आपको इकोनॉमी अच्छे समझ में आए। इससे पहले मैं आपको राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, अर्थव्यवस्था के प्रकार और पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ा चुका हूँ। इससे फायदा ये होगा कि अब कृषि में बहुत सारी बार जब जीडीपी, जीएनपी का नाम आएगा, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आए, जब ये नाम आएंगे तो ताकि आपका बेसिक जो है वो क्लियर होता रहे। तो ये जो वीडियो रहेगा हमारा मोस्टली प्रोबेबिलिटी कि पार्ट 2 के रूप में बने, ये मतलब एक पार्ट और दूसरा पार्ट है मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि भारत में कृषि हॉट टॉपिक है और आपका सिलेबस में फंस दिया तो उसे हमें अच्छे से और डिटेल में यहाँ पर पढ़ना रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के। और यहाँ पर आज हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब हमारा जो पूरा टॉपिक है यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा और क्या मुद्दे होते हैं, पहल क्या होती है। देखिए सबसे पहले आपको जो एग्रीकल्चर में पढ़ना रहेगा वो रहेगा हमारे कि भारत में कृषि की स्थिति क्या है। मतलब वर्तमान में हमारे यहाँ पर कितने क्षेत्र में कृषि की जाती है, कितना आयात निर्यात, खाद्यान्न उत्पादन, कितने लोग इस पर निर्भर हैं, और कृषि में पशुपालन भी शामिल होता है, उसके बारे में चर्चा करनी रहेगी। क्योंकि किसी भी समस्या और पहल या उसके समाधान जाने से पहले उसकी आपको स्थिति देखना रहेगी। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम कृषि की क्या स्थिति है उसी के बारे में चर्चा करने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंतर्गत आता है कृषि में क्या समस्या है। सबसे पहली बात आपको स्थिति देखना रहेगी। अब स्थिति में अच्छी और बुरी दोनों आ सकती हैं, लेकिन समस्या में सिर्फ बुरी आएगी कि आखिर क्या समस्या है भारतीय जो एग्रीकल्चर उसमें है, क्या कारण है, ये समस्या हमें देखनी रहेगी। और थर्ड, अब जो आपके लिखा हुआ है ना यहाँ पर ये एक्चुअल बात कर रहा है भारतीय जो कृषि है उसके मुद्दे की, और ये हमारा बात करेगा पहल की, यानी कि अभी तक क्या क्या पहल की गई है कृषि में सुधार के लिए, यानी कि सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं और अभी तक क्या उपाय किए गए हैं और भविष्य में क्या संभावना है, भारत सरकार ने अभी तक क्या प्रयास किए, वो सारे हमें देखना रहेंगे। स्वाभाविक सी बात, आप इसको ऐसे समझे कि अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको घर में सब अच्छी और बुरी चीज सब दिखती है। आप घर के अगर जो सिटिंग रूम है वहां पर आपको काफी अच्छा दिखता है, सब कुछ है, लेकिन उसी घर में अगर कोई बच्चा आपके पास आकर उसके बोलने का तरीका अच्छा नहीं है तो वो फिर आपको क्या दिखेगी, समस्या दिखेगी। लेकिन समस्याएं और पहल, यानी कि आप उस बच्चे को दो बात सिखाएं, उसकी समस्या देखें, उससे पहले आपको उस घर में जाना जरूरी है। मतलब ये कि जब अगर हम मुद्दे और पहल की डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, हम पहले ये तो देखेंगे कि भारत में एग्रीकल्चर है कैसा, क्या समस्या है, क्या संभावना है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले भारत में एग्रीकल्चर को आपको देखना रहेगा। अब सबसे पहली बात ये कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसमें हम सिर्फ बात करेंगे कृषि की वर्तमान स्थिति की। आज का टॉपिक लगभग आंकड़ों से भरा हुआ रहेगा, यानी कि ढेर सारे आंकड़े आपके सामने आएंगे। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें कि इकोनॉमी में बिना आंकड़ों के कुछ नहीं होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था ही आंकड़ों के साथ में होती है। किसी भी चीज की पुष्टि के लिए अगर आप कुछ नंबर्स, कुछ फिगर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका उत्तर भी क्या होगा, मजबूत होगा। तो आज जो आंकड़े आने वाले हैं वो आंकड़े दर्शाएंगे कि कृषि की क्या स्थिति है, और हो सके तो आप इन्हें नोट जरूर कर लीजिएगा अलग से, क्योंकि भविष्य में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे और एग्रीकल्चर पर जब बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन आंकड़ों के साथ ही चलना रहेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर, और अब देखते हैं कि भारत में कृषि की वर्तमान क्या स्थिति है। अगर ये हमारा पूरा भारत है और भारत का क्षेत्रफल भी आपको याद होगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या इस पूरे भारत की जितनी भी जमीन है उस पर खेती की जाती है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान है लेकिन सारी जमीन पर खेती नहीं की जाती है। अब हम जब एग्रीकल्चर में आते हैं तो यहाँ पर बातें मिलियंस और हेक्टेयर में चलती है, यहाँ पर हम किलोमीटर स्क्वायर में बात नहीं करेंगे। तो अगर इसी को मैं ट्रांसफॉर्म करूं मिलियन हेक्टेयर में तो 32,87 का यहाँ पर रहेगा कि भारत में लगभग 328 मिलियन हेक्टेयर टोटल क्या है, जमीन है, कुल क्षेत्रफल इतना। इस कुल जमीन में से सकल फसली क्षेत्र कितना है, 195 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि इतनी जो जमीन है इस जमीन में से कुल
जो आपका ये 195 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है, इस पर क्या होती है, खेती होती है। यानी कि इतने जमीन आप निकाल लेंगे तो इतने में हम क्या करते हैं, फसल बोते हैं या फसल बोने योग्य है ना, बोते हैं यही नहीं, फसल बोने योग्य इतने खेत हमने बना रखे हैं इतनी जमीन में से। लेकिन अगर हम बात करें बोया गया निवल क्षेत्र, ये जो आंकड़े मैं आपके सामने ला रहा हूँ 2018 और 19 के हैं, और थोड़े हमें पिछड़े आंकड़ों पे इसलिए चलना रहेगा क्योंकि आंकड़े पुराने मजबूत होते हैं। यानी कि 2018-19 का जो सत्र रहा जिसमें जुलाई, तो उसमें कुल बोया गया कितना क्षेत्र था, 141, यानी कि 328 कुल क्षेत्रफल। 195 उसमें से क्या है, खेत बने हुए, लेकिन बोया गया सिर्फ कितने पर, 141 पर। यानी कि 195 में से 141 घटाने पर जो भी बचता है वह जमीन क्या छोड़ी गई, बंजर छोड़ी गई, उस पर कोई खेती नहीं की गई। ये तो बारिश की बात है। एक और फाइनली आंकड़ा ये कि कृषि संचित भूमि का कुल कितना, यानी कि ये भारत में जितनी भी जमीन है उसमें से कितनी सिंचित है। सिंचित से मतलब ये कि जहां पर रबी की फसलें बोई जाती हैं और वहां पर सिंचाई की जाती है। तो सिंचित भूमि की बात करें तो वो कितना है, 36%। ठीक है, अगर मैं सिंचित भूमि की बात करूं तो मात्र कितना है, 36% है। और अगर इसे आंकड़ों में हम बात करें तो ये मिलेगा आपको 70 मिलियन हेक्टेयर। यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो भारत में कुल जमीन कितनी है, ये हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको क्लियर कर लेते हैं कि भारत में, ठीक है, जो जमीन है वो कितनी है, 28 मिलियन हेक्टेयर है। उसमें से जो खेत के लायक जमीन है वो 195 मिलियन हेक्टेयर, लेकिन बारिश पे कितना बोया गया, 141 मिलियन हेक्टेयर। और अगर रबी की बात करें तो रबी में सिर्फ इतनी जमीन काम आती है, 70 मिलियन हेक्टेयर। यानी कि भारत में अच्छी कृषि की स्थिति देखें तो सिर्फ इतनी जमीन पर होती है बजाय 195। तो ये वास्तविकता है, वर्तमान स्थिति है। समस्या मुद्दे और डीप में हम आगे पढ़ेंगे। ये तो एक बेसिक बात थी भारत में जमीन को लेकर। तो आज ऐसे ही आंकड़े हमें देखने हैं, तो ये रही वर्तमान स्थिति। चलिए आगे चलते हम और कुछ बातें हम देख लेते हैं यहाँ पर कि भारत में अगर जितनी भी खेती होती है उसमें से 70% से भी अधिक जो ग्रामीण परिवार है वह किस पर निर्भर है, खेती पर निर्भर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अगर किसी गांव में 100 लोग हैं तो इतना तो तय है कि उसमें से 70 लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। बाकी जो बचे 30 या तो पलायन कर जाते हैं या उसी गांव में मजदूरी कर रहे होते हैं। यानी कि 70% हिस्सा बहुत बड़ा होता है किसी भी ग्राम क्षेत्र का। या अमूमन मध्य प्रदेश राज्य में तो लगभग 80 से 85% हो सकता है। और मेरी बात ध्यान रखें, ये मैं जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, ये परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये परिवार की बात सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया या एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये फैक्चुअल डेटा है कि 49% आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ये बात करते हैं जनसंख्या, यानी कि अगर वर्तमान में 130 करोड़ जनसंख्या है तो उसका आप 49% निकालें या 50 भी निकाल लें तो लगभग 75 करोड़ जो लोग हैं वह प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, खेती करते हैं। यहाँ पर बात मैंने करी है प्रत्यक्ष, यानी कि कंफर्म वे लोगों के पास खेत हैं और खेत में अनाज बोते हैं, उगाते हैं। परोक्ष की बात मैंने नहीं करी है, परोक्ष में तो आंकड़ा ज्यादा आ जाता है जिसमें मजदूर भी आ जाते हैं, वहां से परिवहन करने वाले या वहां से मंडी तक सामान पहुंचाने वाले जिनके पास परिवहन के साधन है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। और कृषि की हम बात करें तो कृषि उत्पादों का कच्चे माल के रूप में अनेक उद्योगों में प्रयोग करके लाखों व्यक्तियों को रोजगार देता है। तो 49% लोग तो सीधे शामिल है। अगर ये आंकड़ा कुछ बढ़े तो लगभग 70% जा सकता है, जहां पर हर एक उद्योग तो एग्रीकल्चर का ही कच्चा माल लेता है। अमूमन आपको पता होगा, अगर सोयाबीन तेल की बात करें तो सोयाबीन कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा। तो अमूमन ऐसे बहुत सारे जैसे जूट, पटसन, रेशे वगैरह बहुत सारे क्षेत्रों से कच्चे माल हो गए, कपास हो गए, वो एग्रीकल्चर से जाते हैं। तो वहां पर बहुत सारे उन उद्योगों के रोजगार और खेती उगाई में भी सब किससे जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आज आंकड़े बहुत सारे आने वाले हैं, लेकिन आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हम चलें और बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ये कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारत में या पूरे एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें पशुपालन भी किसमें शामिल आता है, आपका एग्रीकल्चर का ही हिस्सा है, ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर हमें इसका भी आंकड़ा देखना रहेगा कि अगर भारत की हम विश्व से तुलना करें तो भारत में विश्व की भैंस आबादी का कितना है, 57%। यानी कि दुनिया भर में अगर जितनी भी भैंसे हैं उसका 57% तो कहाँ पर है,
भारत के अंतर्गत ही शामिल है। अगर मैं बात करूं मवेशियों की, जिसमें गाय आता है, ठीक है, गाय के लिए ही मवेशी शब्द प्रयोग होता है। यहाँ पर गाय इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें बैल भी शामिल हो जाता है, इस कारण से यहाँ पर कुल मिला के मवेशी शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो मवेशियों का आबादी 14%, यानी कि पूरी दुनिया में जितने मवेशी हैं, गाय बैल हैं, उसका 14% कहाँ पर है? भारत में ना। आपको लग सकता है कि हमें तो भारत में भैंसों से ज्यादा गायें देखती हैं, तो यहाँ पर प्रतिशत कम क्यों? तो ये विश्व की बातें हो रही। पूरी दुनिया में गायों की संख्या भारत के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन भैंसें आपको सिर्फ जो हैं वो भारत में ही देखने को मिलती है। अगर आप कोई हॉलीवुड मूवी देखते हो या कोई डिस्कवरी चैनल भी देखते हो, जब विदेशी अगर आप बात करते हैं तो आपको शायद ही वहां पर भैंस देखने को मिलती है। अक्सर आपको जो है जर्सी या जो भी गाय की अलग अलग किस्म होती वो ज्यादा देखने को मिलती है बजाय भैंस के। लेकिन भारत में आंकड़े उल्टे हैं। भारत में भैंसों की संख्या की हम बात करें तो वो है 109 मिलियन भैंसे हैं, यानी कि लगभग 10 करोड़ 90 लाख भारत में भैंसे हैं। तो यहाँ पर अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में जो गायों की संख्या है वो ज्यादा है, यानी कि 192 मिलियन, कुल मिला के 19 करोड़ 20 लाख। ये 2019 की जो जनगणना हुई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहीं से आंकड़े उठाए हैं। तो कुल मिला के भारत में भैंसों की संख्या तो 10 करोड़ है, लेकिन यहाँ पर गाय की संख्या ज्यादा है, 19 करोड़ है। और यह प्रतिशत आपको याद रखना है, विश्व के मुकाबले बात कर रहे हैं तो विश्व के मुकाबले 57% भैंसे हैं और गाय कितने हैं? 14% है। तो आशा करता हूं इसमें आंकड़े में आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। भारत और विश्व से मैंने यहाँ पर तुलना करी। चलिए, तो आज आंकड़े ही आंकड़े होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट ये कि बागवानी फसल का कुल फसल क्षेत्र में 10% का हिस्सा है और पशुपालन का देश के कुल कृषि उत्पादन में 32% का हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, बागवानी आपको पता होगा कि जितने भी फल हो गए या सब्जी हो गए, जो भी आ जाते हैं वो सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? आपके बागवानी में शामिल हो जाते हैं। और अगर भारत में कुल फसल उत्पादित होते हैं तो उसमें से 10% लोग क्या उगाते हैं? वो उगाते हैं बागवानी फसलें, जिसमें से आप यहाँ पर देख रहे होंगे सेब हो गए, आलू, टमाटर या जितनी भी जो भी सब्जियां वो शामिल हो जाएगी। तो 10% हिस्सा तो किसका है? बागवानी का। लेकिन पशुपालन का देश की कृषि में बहुत ज्यादा हिस्सा है, वो है 32%। आपको लगता होगा कि पशुपालन नहीं है, लेकिन खासकर जो दूध का उत्पादन होता है, जिसमें दुनिया भर में हम टॉप पर हैं, और वही हिस्सेदारी भारत में यहाँ पर बढ़ा देती है। तो मैं पहले भी कह रहा हूँ आपसे कि कृषि के अंतर्गत क्या शामिल है? पशुपालन भी शामिल है। तो उसको इग्नोर ना करें, और अगर शामिल करेंगे कुल मिला के तो 100 रुपए अगर साल भर में मतलब बनते हैं कुल मिला के, तो उसमें से 32 रुपए तो कहाँ से ही बन जाते हैं? आपके ये वाला जो पशुपालन वहां से, और 10 रुपए बागवानी क्षेत्र से। आगे हम बात करते हैं। तो भारत में अगर हम चर्चा यहाँ पर करें, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। तो भारत की दूध, आम, केला, नारियल, काजू, पपीता, मटर और अनार में पहली रैंक है। यानी कि दुनिया भर में अगर इनका उत्पादन होता है तो सर्वाधिक दूध का उत्पादन में इंडिया टॉप पर है। इसके अलावा आम हो गया, केला, नारियल, काजू, पपीता, मटर और अनार। यहाँ पर दुनिया भर में हम कौन सी रैंक में? फर्स्ट में है। और ये निर्यात भी हम अच्छा खासा करते हैं। आम, केला, नारियल आपको पता होगा अरब कंट्रीज हो गई या यूरोपियन कंट्रीज, वहां पर हम निर्यात करते हैं। दूध का तो निर्यात नहीं करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर इसकी खपत बहुत ज्यादा करते हैं, और आपको पता है ही सही कि हम इंडियन टी पॉजिटिव हैं, तो उस कारण से दूध की खपत बहुत ज्यादा हो जाती है, इसका निर्यात इतना नहीं हो पाता है। आगे मैं बात करूं तो मसाले, बाजरा, दलहन, सूखा बीन, अदरक, इन सब का भारत सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक और निर्यातक है, ठीक है। सूखा बीन से यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनका भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है, यानी कि इसके साथ में ये भी आपको शामिल कर लेना है। तो अदरक का भी सबसे बड़ा उत्पादक हम करते हैं और निर्यातक भी है दुनिया भर में सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर हम कुल मिला के फाइनल एक कंक्लूजन निकालें तो सब्जी, फल और मछलियों में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। पहले की अगर आप सोचेंगे तो वो है चीन है। तो अगर एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आए कि दुनिया भर में कुल कृषि का अगर हम एक फाइनल निकालें तो कृषि में दुनिया भर में उत्पादन में चीन टॉप पर है और इंडिया सेकेंड नंबर पर, ठीक है। तो चीन का क्षेत्रफल भी ज्यादा है और वहां पर टेक्नोलॉजी भी अच्छी, इस कारण से कुछ मामलों में हम, जैसे कि ये मैंने आपको बताया, वहां पर हमारी स्थिति चीन से ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर ये जानकारी आपको अच्छे से गेन कर ली होगी। आगे हम बढ़ते हैं
और अब हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर डायग्राम। ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। और जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करें तो आपको जब भी आंकड़ों के कंपैरिजन करने होंगे तो ऐसे ग्राफ आपको जरूर बना रहेंगे। आप तो वहां पर ऐसे करके आसानी से इन ग्राफ को बना सकते हैं। और इकोनॉमी में ऐसे ग्राफ बहुत इफेक्टिव होते हैं, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करें तो मैं इस ग्राफ के माध्यम से क्या समझाना चाहता हूँ। इसका टाइटल है कि कृषि एवं संबंध उत्पादों का निर्यात। मतलब इस ग्राफ में हम ये समझेंगे कि भारत में जो निर्यात की स्थिति है वह साल दर साल कैसे सुधरी है। तो समझिए कि 1991 और 92 में हम 81 इनर बिलियन यानी कि इंडियन रुपया जो है 81.2 रुपया, और इसका इंटू हम बिलियन से कर लें। बिलियन यानी कि 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। तो 81 इंटू 100 करोड़ करके आप जो भी रुपया निकालेंगे तो 1991-92 में इतने रुपए का हम क्या करते थे, निर्यात करते थे। लेकिन 2019-20 में हमारी स्थिति काफी सुधर गई है और 81.2 से हम पहुंच गए 232.2 रुपए बिलियन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डॉलर नहीं है, बिलियन में बात करें तो आप देखेंगे ग्राफ काफी अच्छा उछला है हमारा। और 81 से हम कहां पर पहुंच गए, 232 से। मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में हमारा ग्राफ निर्यात के मामले में काफी सुधरा है। तो जब भी आप ऐसे आंसर राइटिंग करने जाए और जब निर्यात को लेकर कोई क्वेश्चन आए तो ये ग्राफ आपके लिए बहुत आईएमपी हो जाता है। और वही बात हम निर्यात में खासकर क्या करते हैं, तो मसाले, बाजार, दलहन, सूखा बीन, अदरक, और इसके अलावा चावल हो गया, गेहूं की मैं बात कर लूँ, ये खास करें। और बाकी तो फल फ्रूट में आम हो गया, ये जितने भी सारे हैं ये हम निर्यात काफी ज्यादा करते हैं। मैंने यहाँ पर कृषि और साथ में संबंध क्षेत्र भी लिखा है। तो कृषि के साथ में और भी संबंध क्षेत्र में वही बागवानी भी आ जाएगी, इसके अलावा जो पशुपालन हो गया वो भी शामिल हो जाएगा। तो संबंध उत्पाद वो भी शामिल हो जाते हैं। तो ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसे हमेशा के लिए याद रखना है। जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और नेक्स्ट पे हम एक और ग्राफ की तरफ चलते हैं हम। और यहाँ पर हमें चर्चा करनी है भारत में कृषि विकास दर। जैसे कि आपको पता है कि भारत की एक जीडीपी विकास दर होती है जो हर साल बढ़ती है। और वर्तमान में आईएमएफ के अनुसार हम 4.1 पे रहने वाले, यानी कि वृद्धि दर नीचे आने वाली। तो वैसे ही हर सेक्टर की अपनी वृद्धि दर होती है, जिसमें प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेक्टर और तीसरा सेक्टर ये हमेशा होते हैं। तो भारत की 2018-19 में एग्रीकल्चर की वृद्धि दर कितनी रहती, 4.5, लेकिन 2019-20 में ये अनुमानित है। ओके, तो ये घटकर 2.1 पर आने की इसकी बात हो गई है। अब एग्रीकल्चर में बहुत सारी जो बात आती है वो निकल कर ये कि इस बार खासकर 2019 की मैं बात करें तो 19 में जो आपकी खरीफ की फसल रही थी उस दौरान बारिश बहुत ज्यादा रही। और खासकर एमपी जैसे जो स्टेट रहे जो एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं भारत के लिए, वहां पर स्थिति काफी खराब रही। इस कारण से ये माना जाता है कि 2.1 पर नीचे आ जाएगी। और सिर्फ एमपी की वजह से नहीं, और भी यहाँ पर चीजें शामिल होती है जिसमें गुजरात, यूपी और बहुत सारे शामिल। और वर्तमान स्थिति को लेकर तो एग्रीकल्चर में तो इतना कोई खासा फर्क आया नहीं है, लेकिन मांग नहीं होगी तो फिर वृद्धि दर कम हो जाती है। और वृद्धि दर मैंने आपको पहले बताया क्या है, तो वही वाली चीज है कि एग्रीकल्चर ने अगर 2017-18 में 100 रुपए बनाए तो ऐसा माना जाता है 2018-19 में 104 रुपए उसने बना लिए होंगे, यानी कि 4% की वृद्धि हो गई। तो इतना तो मैं आपको पहले भी समझा चुका था, तो ये वृद्धि दर वाले आंकड़े भी आपको याद रखने रहेंगे। तो ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जरूर बनाया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें देख लेते हैं। तो ये कि भारत में खाद्यान्न आवश्यकता की लगभग 7% आपूर्ति भारतीय कृषि द्वारा ही की जाती है। और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भारत जैसे जहां पर लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है, उस 130 करोड़ जनसंख्या की जो जनसंख्या उसका पेट अगर भारतीय कृषि भर रही है तो ये हमारे जीडीपी के लिए बहुत प्लस पॉइंट है और इकोनॉमी के लिए भी। क्योंकि वे देश जहां पर खाद्यान्न उत्पादन नहीं होता है वे आयात में काफी ज्यादा व्यय करते हैं और इनकी स्थिति काफी खराब भी हो जाती है। और मैंने पहले भी कहा है, जब पेट में कुछ नहीं जाएगा तो दिमाग भी काम नहीं करेगा, और जब दिमाग काम नहीं करेगा उस देश में आप युवा पीढ़ी को कैसे बदल पाओगे, कैसे कौशल दे पाओगे। उसके बाद सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट ये कि 2018-19 में जीडीपी जो रही, और 2011-12 पर ही हम मापते हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, तो ये रहा 16 से 17%। यानी कि भारत में कुल उत्पादन होता है उसका 16 से 17% कौन उत्पादित कर देता है, एग्रीकल्चर ही उत्पादित कर देता है। तो इस आंकड़ों को लेकर हमें क्लास में चर्चा कर चुके हैं, जहां पर मैंने बताया था कि सेवा सेक्टर कितना देता है, लगभग 53% देता है।
और जो आपका पूरा फर्स्ट सेक्टर की फर्स्ट तो ये है, सेकेंड सेक्टर की बात करूँ तो वो हमें जीडीपी में कितना योगदान देता है, लगभग 31%। तो ये हम डिटेल में इनकी चर्चा कर चुके थे, आप वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद नेक्स्ट पे मैं बात करूं तो भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, और इसे क्या कहते हैं, कृषि को भारतीय मानसून का जुआ भी कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर जिस साल पानी अच्छा गिर गया, ज्यादा गिर जाए तो समस्या, कम गिरे तो समस्या, तो इसे मानसून का जुआ भी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि औषधि और सुगंधित पौधों के मामले में विश्व बाजार में 7% हिस्सेदारी के साथ भारत छठवां स्थान रखता है। तो जैसे कि आपको पता है कि औषधि की हम बात करें, जिसमें बहुत सारे औषधियों का आपके नाम पता होंगे, खासकर एलोवेरा हो गया या और भी जो भी औषधियां बनती हैं वगैरह वगैरह वो, और सुगंधित पौधों की हम बात करें जिससे खासकर इत्र बनाया जाता है या परफ्यूम वगैरह जो बनते हैं वहां पर, तो इसमें विश्व बाजार में 7% हिस्सेदारी के साथ हमारे स्थान कौन सा है, छठा स्थान है यहाँ। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, और नेक्स्ट अब कुछ आंकड़े तो हमने बहुत सारे देख लिए। आंकड़ों के बाद में अब बात करते हैं भारत में कृषि पैटर्न की। पैटर्न ये कि भारत में कृषि किस प्रकार से होती है। हालांकि विश्व भर में कृषि का पैटर्न एक ही होता है, लेकिन समय के साथ ये पैटर्न जरूर बदलता है। कुछ फसलें जो होता है अपना प्रतिरूप बदल देती है। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता होगी नहीं, आप चित परिचित है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको इन्हें अच्छे समझा देता हूँ। भारत में कृषि पैटर्न 3 बेस पर है। एक तो होता है खरीफ, दूसरा होता है रबी, और तीसरा होता है जायद। यानी कि साल भर में 3 प्रकार के हिस्सों में हम बांट रखे हैं, खरीफ, रबी और जायद। अब खरीफ, रबी और जायद का समय क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो खरीफ जो जुलाई से अक्टूबर में बोई जाती है, यानी कि कुल मिला के जो बारिश के मौसम में जो फसलें होती है वे किसमें शामिल होती हैं, खरीफ में शामिल होती हैं। उसके बाद हम रबी की बात करें तो रबी जो स्टार्ट होता है आपका अक्टूबर नवंबर के महीने से, और मार्च में जो फसलें काट ली जाती है वो सारी किस में शामिल है, रबी में शामिल है। और फाइनली जायद की हम बात करें तो जायद जो होती है वो होती है मार्च और जून में। हालांकि ये बहुत कम ही जगह इसका उत्पादन होता है, इतना नहीं होता है। हाँ, अगर किन बच्चों को कंफ्यूजन हो कि खरीफ और रबी में हम फसलों को लेकर या ईयर को लेकर कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो एक बात जो एक मेरी नॉर्मल सी ट्रिक है जिससे मैं हमेशा याद रखता हूँ, खरीफ जो है वह 3 अक्षर का पूरा एक शब्द बना हुआ है, बारिश भी 3 अक्षर का एक शब्द बना हुआ है, तो खरीफ और बारिश। और रबी की बात करें तो रबी अक्सर किस टाइम होता है, सर्दी के टाइम पर होता है। सर्दी भी 2 अक्षर का और रबी भी 2 अक्षर का। एज बिना लॉजिक वाली ट्रिक है हालांकि ये, तो आप याद रख सकते हैं सिर्फ अगर जिनको कंफ्यूजन हो। तो सर्दी के टाइम पर, ये बारिश के टाइम पर, और इसके लिए हम कहें तो सीधा सा गर्मी के वक्त। अब इसमें कौन कौन सी फसलें आती मोस्टली, तो खरीफ में चावल हो गया, इसके अलावा कपास, मक्का, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, तो ये मोस्टली शामिल है। और भी बहुत सारे फसलें हैं, लेकिन इनकी संभावना ज्यादा होती है। और ये वाली जो फसलें होती है इन्हें क्या ज्यादा बारिश चाहिए होती है, और जब इनके कटने की बारी आए लगभग अक्टूबर तक, तब तक मौसम सामान्य हो, ना तो ज्यादा सर्दी हो ना ज्यादा गर्मी हो। उसके बाद रबी की हम बात करें तो इसमें मोस्टली जो है गेहूं, जौ, जई, सरसों, इसके अलावा अधिकांश जो तिलहन फसलें हैं, दलहन फसलें, या इसमें कुछ जो चना है वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। हालांकि अधिकांश से दलहन फसलें इधर शामिल होती। चना जो है वह आपके अक्टूबर से मार्च में बोया जाता है, यानी कि सर्दी वक्त। और जब इन्हें बोया जाता है तब इन्हें हल्की ठंड, और पकने के समय इन्हें अच्छी खासी ठंड, और फाइनली काटने के वक्त कुछ कुछ गर्मी चाहिए होती। इसीलिए कुछ फसलों का फॉर्मेट होता है, आप गेहूं को बारिश में नहीं उगा सकते हैं। और रही बात जायद की, तो जो जायद होता है उसमें तरबूज और चावल भी इधर उगाए जा सकते हैं। बहुत सारी जगह चावल जो होते हैं, क्योंकि चावल एक वर्ष भर की फसल होती है और इसमें काफी समय लगता है। जैसे चावल हो गया, कपास हो गया, ये वर्ष भर की फसलें होती हैं। इसके अलावा खासकर मैं बात करूं जितनी भी सब्जियां होती है वो इसमें शामिल हो जाती है, जैसे कि ककड़ी हो गया, बैंगन हो गए, या वैसे क्षेत्र जो डूब क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पानी होता है, तो वैसे क्षेत्र में खासकर सब्जियां बो देते हैं। तो ये भारत में कृषि पैटर्न है, और इसे जरूर याद रखिएगा, खरीफ, रबी और जायद। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके मैथ्स के हिसाब से, लेकिन एक बेसिक नॉलेज आपको एग्रीकल्चर को लेकर होना चाहिए, जब आप आंसर राइटिंग करें तो कंफ्यूज ना हो। अब फाइनली हम चलते हैं खाद्यान्न फसल उत्पादन की तरफ, कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा। हम इससे पहले बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो भारत में 2018-19 में किन किन फसलों का क्या क्या खाद्यान्न उत्पादन रहा, उसको लेकर हमें चर्चा करनी है। और ये जितना भी है मिलियन टन में हम चर्चा करेंगे ना। मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पर हम कोई किलो से बात नहीं करेंगे, मिलियन टन में सारा रहेगा।
तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ये 2018 का फसल उत्पादन है, ये वाला, ठीक है, 2018 वाला है ये, जो आपको थोड़ा ज्यादा ब्लैक दिखे, और जो थोड़ा भूरे रंग का दिखे हल्का, वो 2019 के फसल उत्पादन की बात है। तो चावल की अगर हम बात करें तो 2018 में चावल का उत्पादन था 112.76 मिलियन टन। कितना था? 112.76 मिलियन टन, जो 2019 में बढ़कर कितना हुआ? 115.63 मिलियन टन। और एक बात हमेशा याद रखें, भारत में साल दर साल हमेशा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ता है, फिक्स है। कभी भी शायद ऐसी स्थिति रही वो 2000 दशक के बाद में कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन नीचे गया। उसके बाद गेहूं की हम बात करें तो गेहूं जो है वह 2018 में थे 99.87 मिलियन टन, और 2019 में इनका उत्पादन बढ़ के कितना हो गया? 101.21 मिलियन टन। तो ये भी यहाँ पर हमने वृद्धि हासिल की है। दलहन की हम बात करें जिसमें ऑल ओवर दालें ले ली गई है, तो 2018 की बात करें तो ये था 20.26 मिलियन टन, और 2019 में हो गया 23.22 मिलियन टन। तो यहाँ पर भी उत्पादन में हमारी वृद्धि हुई है। और पर्टिकुलर चना की हम बात करें तो 9.9 मिलियन टन था 2018 में, जो 100 यहाँ पर 10 आएगा, ओके, यहाँ पर आएगा 10.1 मिलियन टन, ये 2019 में हो गया है। तो ये भी जब आप एग्रीकल्चर में लिखेंगे तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये क्या उत्पादन रहा, ग्राफ अगर आप बना पाए तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, तो यहाँ पर ये रहा उत्पादन। उसके बाद हम कुछ और आंकड़े हैं, और फाइनल अगर तिलहन की बात करें जिसमें खासकर सारे तेल उत्पादक आते हैं, तो इसमें कुल मिला के तिलहन जो ऑल ओवर रहा वो रहा 2019, है ना। मैं फाइनल आंकड़े दे रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। तो 2019 में रहा 31.42 मिलियन टन, जिसमें सोयाबीन का हिस्सा 13.74 मिलियन टन, राई सरसों का 8.78 मिलियन टन, मूंगफली का 6.50, और कपास का रहा 27.59 मिलियन गांठे, है ना। तो कपास को मापने का तरीका क्या होता है, इसमें गांठों के रूप में लिया जाता है, जिसमें प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम की होती है, और कपास को टन में नहीं ऐसे ही मापा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 27.59 मिलियन गांठें हुई, और एक गांठ कितने की होती है? 170 किलोग्राम की। तो ये तिलहन से रिलेटेड रहे। और फाइनली जो गन्ना रहा उसका रिकॉर्ड उत्पादन रहा 400.37 मिलियन टन, और रिकॉर्ड उत्पादन रहा। ये बहुत अच्छी बात रही भारत के लिए। और आपको पता है कि भारत में शक्कर जो हम बनाते हैं वो इसी गन्ना के कारण बना पाते हैं। और एक चीज जो होती है, अमूमन अगर अभी जो एक शक्कर 35 से 40 रुपए किलो में चल रही हो, तो 1 किलो शक्कर बनाने की प्राइस ही होती 30 रुपए, ठीक है। तो बहुत महंगी होती इस स्थिति में, और इसीलिए खासकर यूपी जैसे जो स्टेट है वहां पर गन्ना किसानों की हालत इसलिए खराब होती है, क्योंकि 30 रुपए बनने में फाइनली लगते हैं, और 35 रुपए या 40 रुपए तक तो मार्केट में बिक जाती है। तो इसका जो गैप है एमआरपी और एफसी बहुत कम है यहाँ पर, इस कारण से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइनल इसके साथ में टॉपिक खत्म हो जाएगा। भारत में जोत श्रेणियां, जोत यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर में खेत होते हैं, खेत के लिए इकोनॉमी में क्या शब्द प्रयोग होता है? जोत प्रयोग होता है। आप खेत भी लिख देंगे, लेकिन एक जोत थोड़ा है अच्छा शब्द लगता है। तो भारत सरकार का जो ऑफिशियल मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय, उसने जो जोत है यानी कि जो खेत उन्हें 5 श्रेणियों में बांट रखा है। 5 श्रेणियों में यानी कि ये कि फर्स्ट सीमांत खेत वे कहलाएंगे, यानी कि सीमांत कृषक, ओके, यहाँ पर कृषक हम कहेंगे। सीमांत कृषक वे कहलाते हैं जिनके पास जमीन जो हो वो 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है। और रही बात 1 हेक्टेयर की, तो 1 हेक्टेयर में लगभग 10,000 जो किलोमीटर होते हैं, ठीक है, 10,000 किलोमीटर नहीं, सॉरी, मीटर स्क्वायर होते हैं ना। तो 1 हेक्टेयर में जो होते हैं मीटर स्क्वायर होते हैं 10,000। और अगर कुल मिला के मैं बात करूं, तो अगर आप ये पूछेंगे मुझसे कि सर बीघा कितना होता है, तो बीघा लगभग हर क्षेत्र का अलग होता है। एमपी के हिसाब से लगभग 2.5 बीघा माना जाता है 1 हेक्टेयर में, और जो अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो सीमांत जो कृषक हैं, ठीक है, सीमांत कृषक वे कृषक जिनके पास जमीन कितनी हो? 1 हेक्टेयर से कम। और भारत में ऐसे किसान लगभग 80% है, यानी कि 100 किसान में से 80 किसान कितने हैं भारत में? सीमांत किसान। रही बात लघु कृषक, तो जिनके पास जमीन कितनी हो? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। अर्ध मध्यम किसान जिनके पास जमीन 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में हो। उसके बाद में मध्यम किसान जिनके पास जमीन 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में रही हो। और बड़े किसान जिनके पास जमीन 10 हेक्टेयर से अधिक हो, 10 हेक्टेयर या उससे अधिक हो। और इनकी जो संख्या है भारत में वो लगभग 0.2%, 27% है।
यानी कि इनकी जो कुल मिला के अगर हम आंकड़ा देखें, यानी कि ऐसे किसान बहुत कम है और सीमांत किसान बहुत ज्यादा है। इसी कारण से भारत में जो है एग्रीकल्चर में जो खास किसानों के साथ समस्या होती है कि हम उत्पादन तो इतना कर रहे हैं लेकिन बंटवारा उसका बहुत ज्यादा है। और अगर कुल मिला के हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में औसत जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर है। मतलब भारत में कुल जितने भी किसान हैं उसमें से एक औसत सारा निकाला जाए तो प्रति किसान के हाथ में कितनी भूमि आती है, 1.08 हेक्टेयर, जो हर साल कम होती है। क्योंकि ये अगर मैं बात करूं पिछले साल की या 2017 और 16 की बात करूं तो 1.16 प्रति किसान के हाथ में थी, जो अब इतना हो गया। इसका मोस्टली यही कारण होता है कि किसान होता है, उसके फिर दो बेटे होते हैं, बेटे के पास में जमीन बढ़ती है, फिर दो के फिर 4 हो जाते हैं, 4 के 6 हो जाते हैं। तो इस कारण से प्रति के हाथ में क्या होती है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी स्वाभाविक सी बात है ये जो औसत आकार है ये क्या होता जाएगा, कन्फर्मली ये कन्फर्म है, ये घटता जाएगा। और आने वाले वर्षों में संभावना है कि एक या एक से भी नीचा चला जाए। उसके बाद में हम और कुछ बातें करें तो अगर आपसे ये पूछा जाए प्रीफेक्ट भी है और आपको याद भी होना चाहिए कि सर्वाधिक भूधारण नागालैंड में है, जहां पर प्रत्येक किसान के हाथ में कितनी भूमि आती, 5.06 हेक्टेयर। यानी कि अगर नागालैंड में प्रत्येक किसान की बात करें तो औसतन वहां पर प्रत्येक किसान के पास ज्यादा जमीन है। और एमपी का भी हमें फिर लेना ही होगा जोत आकार, तो यहाँ पर प्रत्येक किसान के पास में कितनी भूमि है, 1.57 हेक्टेयर। चले साथियों, तो आशा करता हूं यहां तक हमने बहुत सारे आंकड़े पढ़े हैं और इन आंकड़ों के साथ में ही आपको इकोनॉमी को लेकर चलना रहेगा। जितने भी आंकड़े हैं कोशिश करें कि उनके आप नोट्स अलग से बना ले, क्योंकि जब ये आंकड़े रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जब इनके पास में मुद्दे और पहल, तो वहां पर डिटेल में समझने के लिए आंकड़ों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी। आशा करते हैं कि यहाँ पर जो आंकड़े हैं इनमें समझने तो क्या थोड़ा सा रटने वाला ज्यादा पोर्शन रहेगा, तो इनके नोट्स बना के आप इन्हें याद जरूर करें। चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।